नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस हिंदी की क्लास में बच्चों, जिसमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हम लोग पर डे करते हैं बच्चों। जिसमें आज का टॉपिक है हिंदी में देवनागरी लिपि, यानी देवनागरी लिपि के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जब ये पूरी टॉपिक खत्म हो जाएगी जिस दिन, उस दिन हम लोग इसी टॉपिक से मिले क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते देवनागरी लिपि को, जानते हैं कितने प्रकार की होती है, इसका विकास कहाँ से हुआ बच्चों, तो सारे को हम लोग समझेंगे। चलिए बच्चों, लिपि, देवनागरी लिपि या लिपि का विकास किस तरह हुआ, लिपि कहते किसे बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि लिपि बच्चों ध्वनियों को लिखने हेतु प्रयोग किए जाने वाले जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। लिपि बच्चों हमारी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले, अपनी भाषा को भी लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो भी लिपि ही कहलाती है बच्चों। लिपियों के विकास की प्रक्रिया किस रूप में विकसित हुई बच्चों, तो लिपि मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है यही क्या होती है, लिपि कहलाती बच्चों। यही लिपि कहलाती, यानी मौखिक भाषा या मौखिक शब्द या मौखिक ध्वनि जो भी हम अपने मुंह से बोलते हैं, अगर हम उसको लिखते हैं तो वही क्या होती है, लिपि कहलाती बच्चों। लिपि के प्रकार के रूप में अगर हम देखें बच्चों, तो लिपि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती बच्चों, तो देखा जाए अगर तो संसार में केवल 3 प्रकार की ही क्या है, मूल लिपियां बच्चों, मूल लिपियां हैं, या जिसे लिपि परिवार भी कहा जाता है। मूल लिपियों को लिपि परिवार भी कहा जाता है, जिसमें कौन है लिपि परिवार में, चित्रलिपि है बच्चों, अब ब्राह्मी से व्युत्पन्न लिपियां हैं और फोनेशियन से व्युत्पन्न लिपियां, ये तीनों है बच्चों। मुख्य रूप से 3 मूल लिपियां मानी गई हैं, जिसी के आधार पर वर्गीकृत किया गया बच्चों इन लिपियों को। जैसे पहले नंबर पर है, कुछ अन्य प्रकार की लिपियां हैं जहां से प्रश्न सीधे बनते हैं और पूछे जाते हैं बच्चों। तो पहले नंबर पर है अल्फाबेटिक लिपि। अल्फाबेटिक लिपि, अल्फाबेटिक लिपि में बच्चों कौन आती है, लैटिन आती है, लैटिन लिपि, यूनानी लिपि, अरबी लिपि, इब्रानी लिपि और सिरिलिक लिपि बच्चों। तो लैटिन लिपि यानी रोमन लिपि क्या होती है बच्चों, लैटिन यानी रोमन लिपि क्या होती है, इसकी भाषा क्या होती है, ये अंग्रेजी, फ्रेंच। रोमन लिपि पे कौन कौन सी भाषाएं आती बच्चों, इसमें अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आते हैं बच्चों। ये सब भाषाएं रोमन लिपि में आती हैं। और यूनानी लिपि में कौन सी भाषा आती बच्चों, इसमें जैसे रोमन लिपि में आपका क्या होगा, पश्चिमी मध्य यूरोप की सारी भाषाएं आती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं यूनानी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती बच्चों, यूनानी भाषा में यूनानी भाषा आती बच्चों, यूनानी लिपि में यूनानी भाषा तो बोल दे रही हूँ, लगन जगह नहीं रहेगी। और कुछ गणितीय चिन्ह भी आते हैं यूनानी भी भाषा में बच्चों, कुछ गणितीय चिन्ह भी आते हैं जो यूनानी लिपि में होते बच्चों, कुछ गणितीय चिन्ह भी इसी में होते बच्चों, जो यूनानी भाषा में, यूनानी लिपि में लिखे जाते हैं बच्चों। वहीं अरबी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती बच्चों, उर्दू आती है, अरबी में उर्दू, अरबी, फारसी, काश्मीरी, ये सब बच्चों किस में आती है, अरबी लिपि में आती हैं। इब्रानी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती बच्चों, तो इसमें केवल इब्रानी ही आती है, इब्रानी ही आती बच्चों। सिरिलिक लिपि में क्या होता बच्चों, सिरिलिक लिपि में रूसी सोवियत संघ की ज्यादातर भाषाएं किस में होती हैं, सिरिलिक लिपि में होती बच्चों, रूसी और ज्यादा से ज्यादा सोवियत संघ की सारी भाषाएं बच्चों सिरिलिक में होती हैं, इसको याद रखिएगा। वहीं अल्फा सिबैलिक लिपियां क्या होती बच्चों, अल्फा सिबैलिक लिपि में बच्चों इसमें क्या क्या होता है कि इसकी हर एक इकाई में अगर एक या अधिक व्यंजन होता है, इसमें हर एक इकाई में एक से अधिक व्यंजन होते हैं, उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है, स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है।
और अगर इकाई में व्यंजन नहीं होता तो स्वर का पूरा चिन्ह लिखा जाता है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। जिसमें कौन कौन सी आती हैं? देवनागरी अल्फा सिबैलिक में देवनागरी लिपि आती है बच्चों, ब्राह्मी लिपि आती है, गुरमुखी लिपि आती है, और बच्चों कौन आती है? तमिल लिपि आती है, गुजराती लिपि आती है, और बंगाली लिपि आती है, और कानो लिपि आती है बच्चों। देवनागरी में अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन सी आती है बच्चों? उर्दू आती है, संस्कृत आती है, मराठी आती है, नेपाली आती है। किसमें? देवनागरी में आती है बच्चों। देवनागरी में कौन कौन सी आती है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मराठी, नेपाली, 5 भाषाएं मुख्य रूप से आती है बच्चों, देवनागरी लिपि में आती हैं बच्चों, देवनागरी लिपि में आती है। ब्राह्मी में कौन कौन सी आती है बच्चों? ब्राह्मी में तो प्राचीन काल में जो संस्कृत और पाली भाषाएं होती थी, संस्कृत और पाली, तो ये ब्राह्मी लिपि में आती थी, ब्राह्मी लिपि में आती थी बच्चों। गुरमुखी में कौन सी आती है बच्चों? तो पंजाबी आती है। कौन आती है? पंजाबी आती है। और तमिल में बच्चों क्या आती है? तमिल में तो तमिल भाषा आती है। कौन आती है? तमिल भाषा आती है। गुजराती में गुजराती भाषा आती है बच्चों, गुजराती आती है। बंगाली में बंगला भाषा आती है। और कानो लिपि में बच्चों क्या होती है? जापानी भाषा होती है। कानो लिपि में जापानी होती है बच्चों। ये सो हमको पूरा उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए आगे देखते हैं। चित्रलिपियां 3rd नंबर पे बच्चों, चित्रलिपियां ये कौन सी? ये सरलीकृत चित्र होते हैं, चित्र बेस पर होते हैं बच्चों। चित्रलिपि में कौन कौन सी लिपि आती? प्राचीन मिस्री लिपि चित्रलिपि होती है बच्चों, जिसमें हमारे इतिहास आदिकालीन मिले हैं, चित्रलिपि में ही मिले ज्यादा जो लेख मिले हैं। चीनी लिपि आती है और कांजी लिपि आती है। तीनों लिपियां क्या है? चित्रलिपि में आते बच्चों, चित्रलिपि में आते हैं। प्राचीन बच्चों चित्रलिपियां सरलीकृत, प्राचीन मिस्री लिपि बच्चों क्या है? इसमें कौन कौन होते? प्राचीन मिस्र की लिपि होती है। चीनी लिपि में बच्चों चीनी यानी जिसे मंदारिन और कैंटोनी भी कहा जाता है, चीनी लिपि जो होती है ये मंदारिन और कैंटोनी भाषा के रूप में भी जानी जाती है, इसको याद रखिएगा। कांजी लिपि में बच्चों जापानी आती है। कांजी लिपि में कौन आती है? जापानी आती है, जापानी आती है। वही 4th नंबर बच्चों है प्रतीकात्मक लिपि, यानी प्रतीकात्मक लिपि। कौन सी लिपि? प्रतीकात्मक लिपि होती है। 4थे नंबर पे बच्चों है, इसमें कौन आता है? ध्वन्यात्मक लिपि आती है, इसको चिन्ह कर दें, ध्वन्यात्मक लिपि। प्रतीकात्मक लिपि में बच्चों ध्वन्यात्मक लिपि आती है, अक्षरिक लिपि आती है, और संश्लिष्ट लिपि आती है बच्चों। ध्वन्यात्मक में क्या होता है? किसे कहते हैं ध्वन्यात्मक? तो इन लिपियों में क्या होता है बच्चों? ध्वन्यात्मक लिपि में, इन लिपि में अगर देखा जाए तो इन लिपि में भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं बच्चों, लिपि का अलग अलग चिन्ह होता है। जैसे अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि का प्रयोग अलग होता है, तो ये ध्वन्यात्मक यानी जो बोलते हैं वो लिखते हैं, इसीलिए अंग्रेजी भाषा का हम उन्हें उदाहरण के रूप में दिया। जैसे अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि ये ध्वन्यात्मक भाषा के रूप में होगी बच्चों। वही अक्षरिक लिपि क्या होती है बच्चों? अक्षरिक लिपि जिन लिपियों में स्वर और व्यंजन क्या, जिन लिपियों में स्वर और प्लस व्यंजन स्वर और व्यंजन चिन्ह मिलकर, ये स्वर और व्यंजन के चिन्ह मिलकर अक्षरों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उन्हें अक्षरिक लिपि कहा जाता है। जैसे देवनागरी लिपि अक्षर के रूप में लिखा जाता है बच्चों, तो क्या होती है? देवनागरी लिपि ही क्या कहलाती है? अक्षरिक लिपि कहलाती है बच्चों। देवनागरी लिपि ही अक्षरिक लिपि कहलाती है, क्योंकि हम स्वर और व्यंजन को मिलाकर देवनागरी लिपि को लिखते हैं, इसलिए इसको अक्षरिक लिपि के रूप में भी जाना जाता है। संश्लिष्ट लिपि क्या होती है बच्चों? संश्लिष्ट लिपि बच्चों जिन लिपियों में स्वर और व्यंजन, जिन लिपियों में स्वर प्लस व्यंजन के चिन्ह अलग अलग, इसके चिन्ह जो हैं चिन्ह अलग अलग होते तो हैं, किंतु उनको मिलाकर इनके चिन्ह क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, लेकिन इनको मिलाकर अक्षर लिखते समय उनके अंशों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अरबी, फारसी, उर्दू और सिंधी भाषा का इसी रूप में संश्लिष्ट लिपि के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है बच्चों। संश्लिष्ट लिपि के रूप में इनका प्रयोग होता है। अब आइए देखते हैं देवनागरी लिपि का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या होती बच्चों, इनको भी जानना जरूरी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं।
तो बच्चों हिंदी वर्णमाला की लिपि यानी देवनागरी है, क्या है? हिंदी वर्णमाला की लिपि क्या है? देवनागरी है। इसी को नागरी लिपि भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि नागरी लिपि किसे कहते हैं? बच्चों देवनागरी को ही नागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि की परिभाषाओं को दो भागों में बांटा गया बच्चों, एक भारतीय विद्वानों द्वारा और दूसरा विदेशी विद्वानों द्वारा। बच्चों देवनागरी लिपि में के बारे में भारतीय और विदेशी विद्वानों ने क्या क्या अपना स्टेटमेंट दिया, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सीधे पूछ देता है कि स्टेटमेंट किसका है, ये परिभाषा किसकी बच्चों। तो भारतीय विद्वानों के अनुसार अगर बच्चों देखें तो महर्षि पाणिनि ने अपने शिक्षा ग्रंथ यानी पाणिनीय शिक्षा में देवनागरी के बारे में कहा है कि त्रिषष्ठिश्चतुःषष्टिवी वर्णा संभूते मता और प्राकृते संस्कृते च अपि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुआ। ये किसने कहा? महर्षि पाणिनि ने क्या कहा है कि महर्षि पाणिनि ने कहाँ कहा है? महर्षि पाणिनि ने अपने शिक्षा ग्रंथ पाणिनीय शिक्षा में देवनागरी लिपि में ये वक्तव्य दिया बच्चों। कभी कभी वो श्लोक दे के सीधे पूछ लिया किसकी परिभाषा है, तो महर्षि पाणिनि की है बच्चों, इसको याद रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे के अनुसार इन्होंने क्या कहा देवनागरी लिपि के लिए? इन्होंने कहा है कि मैं यह स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा किसका है बच्चों, तो यह विनोबा भावे के अनुसार इन्होंने कहा कि मैं किसी संस्कृति घमंड से प्रेरित होकर देवनागरी को संपर्क लिपि नहीं कह रहा हूं, यह भावुकता की नहीं वैज्ञानिक बात है। समस्त भारतीय भाषाओं की रचना एक सी है। इसके साथ ही देश के बहुसंख्यक लोग इस लिपि से परिचित है। किसका कहना बच्चों? ये विनोबा भावे का कहना है, विनोबा भावे का कहना बच्चों। वहीं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने क्या कहा बच्चों? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के अनुसार इन्होंने कहा है कि संसार की लिपियों में भारतीय लिपियों की यह विशेषता उल्लेखनीय है कि इसके वर्ण क्रम नितांत वैज्ञानिक है। किसका कहना है? पुरुषोत्तम दास टंडन का कहना है बच्चों। वहीं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शास्त्री के अनुसार इन्होंने क्या कहा है बच्चों देवनागरी लिपि के बारे में, क्या परिभाषा दी है? इन्होंने कहा देवेंद्र कुमार शास्त्री ने कहा है कि विश्व के सॉरी बच्चों, विश्व की आधुनिक सभी लिपियों में देवनागरी लिपि का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। किसका कहना है? देवेंद्र कुमार शास्त्री का कहना है बच्चों। ये तो हो गए भारतीय विद्वान, ये तो हो गए भारतीय विद्वानों के अनुसार बच्चों की परिभाषा होगी। अब आइए देखते हैं विदेशी विद्वानों के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दिया है देवनागरी लिपि के बारे में बच्चों। पिटमैन के अनुसार, पिटमैन है विदेशी विद्वान है बच्चों, इन्होंने कहा है कि संसार में यदि सर्वांगीण अक्षर है तो ये देवनागरी के है। किसका है? ये पिटमैन के अनुसार बच्चों। पिटमैन ने कहा कि संसार में यदि सर्वांगीण अक्षर है चारों तरफ तो ये देवनागरी के ही है। वहीं जॉन क्राइस्ट के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि देवनागरी हिंदुओं की सम्मानित लिपि है बच्चों, और मैं कह सकता हूं कि मानव के मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में यह सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है। यह किसका ना बच्चों, किसका कहना? जॉन क्राइस्ट का कहना है। ये विदेशी विद्वान है बच्चों। वहीं सर आर्स्किन पेरी का क्या कहना बच्चों? सर आर्स्किन पेरी के अनुसार इन्होंने कहा देवनागरी लिपि के बारे में कि एक लिखित लिपि की सर्वांगीणता इस बात से ही स्पष्ट होती है कि प्रत्येक शब्द का उच्चारण उसे देखने से ज्ञात हो जाए, और यह गुण भारत के अन्य अक्षरों की अपेक्षा देवनागरी में अधिक पाया जाता है। यह किसका कहना बच्चों, किसका स्टेटमेंट है? तो यह सर आर्स्किन पेरी का स्टेटमेंट है बच्चों। याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी उठा के पूछ सकता है, इसलिए सारी परिभाषाएं याद रखना बच्चों, चाहे विदेशी विद्वानों की हो चाहे भारतीय विद्वानों की हो बच्चों। अब आइए देखते हैं देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से होता है बच्चों। इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो देवनागरी लिपि का उद्भव
बच्चों देवनागरी लिपि का उद्भव लगभग 1000 वर्ष पूर्व 1000 वर्ष पूर्व प्रयोग होने वाली, अभी मैंने बताया ना, ब्राह्मी लिपि का परिवर्तित रूप है। किसका? ब्राह्मी लिपि का परिवर्तित रूप है। बच्चों ब्राह्मी लिपि 5वीं शताब्दी तक अपने रूप में ही प्रचलित थी, किंतु इसके पश्चात ये दो शैलियों में, कितने? 2 शैलियों में विभक्त हो गई। इनमें से एक उत्तर की ओर जाकर नागरी, बंगला, मराठी और गुजराती लिपियों के रूप में प्रचलित हुई। बच्चों उत्तर की ओर जाकर नागरी, बंगला, मराठी और गुजराती लिपियों के रूप में प्रचलित हुई, और दूसरी जो है कहाँ गई? दक्षिण की ओर जाकर यहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के रूप में प्रचलित हुई। वहीं उत्तर की ब्राह्मी आगे चलकर आधुनिक देवनागरी लिपि के रूप में परिवर्तित हुई। बच्चों यहीं से देवनागरी लिपि का रूप विकसित होता। बच्चों तो यही उत्तर की ब्राह्मी लिपि आगे चलकर आधुनिक देवनागरी लिपि में परिवर्तित हो गई, और इसका परिवर्तन 3 चरणों में हुआ। बच्चों कितने चरणों में? 3 चरणों में हुआ है, जिसको हम कहेंगे गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और नागरी लिपि। बच्चों गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और नागरी लिपि। बच्चों तो गुप्त लिपि क्या होती बच्चों? तो गुप्त लिपि का विकास 4वीं-5वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ बच्चों? गुप्त लिपि का विकास 4वीं-5वीं शताब्दी में हुआ है। बच्चों गुप्त राजाओं के संरक्षण में विकसित लिपि है ये गुप्त लिपि। गुप्त राजाओं के संरक्षण में विकसित है। कौन सी लिपि बच्चों? गुप्त लिपि है। वहीं कुटिल लिपि क्या बच्चों? कुटिल लिपि है 6ठी शताब्दी में जन्मी लिपि। इसे ही टेढ़ी मेढ़ी और नुकीली रेखाओं की अधिकता के कारण इसे कुटिल लिपि कहा गया। बच्चों टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के कारण ही इसे कुटिल लिपि कहा गया। बच्चों नुकीली, टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं इसमें अधिक थी, इसलिए इसको कुटिल लिपि कहा गया। बच्चों नागरी लिपि बच्चों क्या होती है? नागरी लिपि में इसका विकास कब हुआ बच्चों? 9वीं शताब्दी के दौरान हुआ। कब हुआ? 9वीं शताब्दी के दौरान हुआ, और तब से लेकर अभी तक इस भाषा में अनेक परिवर्तन भी हुए बच्चों, जिससे इसके क्षेत्र में विस्तार भी बहुत हुआ। और ये 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य तक बच्चों इसके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि इसी दौरान भक्ति आंदोलन ने इसे स्थिरता दे दिया, स्थिरता और व्यापकता भी प्रदान किया। इससे देवनागरी में विकसित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? देवनागरी पड़ा बच्चों। और कुछ विद्वानों के अनुसार देवभाषा यानी संस्कृत के लेखन के माध्यम बनने के कारण इसे देवनागरी नाम दिया गया। बच्चों एक कुछ विद्वानों का कहना है। तो ये हो गया देवनागरी लिपि का उद्भव का समय, और उद्भव कहाँ से किस रूप में हुआ बच्चों, ये आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आइए आगे देखते हैं देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं उत्कृष्टता क्या बच्चों। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और उत्कृष्टता किस रूप में हुई बच्चों? तो ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य भी है। अगर इसकी उत्कृष्टता के रूप में देखें बच्चों, देवनागरी लिपि में वैज्ञानिकता एवं उत्कृष्टता संबंधी वे सभी गुण होते हैं जो उत्कृष्ट लिपि के आवश्यक गुण होने चाहिए बच्चों, जो निम्न है। कौन कौन से बच्चों? ध्वनि, जैसे ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य, समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति, और एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत, और असंदिग्धता। बच्चों ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य ये होता क्या बच्चों? इस सामंजस्य बच्चों किसी भी भाषा की लिपि की वैज्ञानिकता उसके ध्वनियों और उन्हें प्रकट करने वाले लिपि यानी चिन्हों, अक्षरों की में जो सामंजस्य पर आधारित होता है। देवनागरी में यह विशेषता पाई जाती। किसमें? देवनागरी में ही यह विशेषता पाई जाती है। उत्कृष्टता यानी यह उत्कृष्टता देवनागरी में ही पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें लिपि की वैज्ञानिकता और ध्वनि को प्रकट करने वाले जिन चिन्हों का हम देवनागरी में प्रयोग करते हैं वही क्या है? इसकी विशेषता है। इसलिए ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य स्थापित देवनागरी लिपि करती है। वहीं समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति क्या होती है बच्चों? इसमें क्या होता है कि उत्कृष्ट लिपियों में
उत्कृष्ट लिपियों में यह गुण होता है कि वह किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को लिपि संकेतों द्वारा व्यक्त कर सकती है। तो ऐसा यह गुण किसमें है? देवनागरी लिपि में ऐसा गुण विद्यमान है बच्चों, विद्यमान है। वही है, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है कि रोमन और अरबी ऐसी लिपियों में यह दोष पाया जाता है। इसमें एक ही ध्वनि को लिखने हेतु अनेक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यानी किसमें? रोमन लिपियों में बच्चों, रोमन और अरबी लिपियों में लिखने हो अनेक संकेतों का प्रयोग, ध्वनियों का प्रयोग होता है, अनेक संकेतों का प्रयोग किया जाए। जैसे एम फॉर मैंगो यानी बड़े छोटे में कर सकते बच्चों, सी कैपिटल स्मॉल में कर सकते हैं। तो ये रोमन में इस तरह आपको अंतर देखने को मिलेगा बच्चों। ये हो गया एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत, जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा गुण नहीं पाया जाता बच्चों, क्योंकि वैज्ञानिक लिपि होती है देवनागरी लिपि। इसमें प्रत्येक ध्वनि अलग अलग संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जबकि देवनागरी में यह गुण पाया जाता है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग संकेत प्रयुक्त किया जाता है बच्चों। इसलिए एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत प्रयोग होता है, किसमें? देवनागरी लिपि में बच्चों, देवनागरी लिपि में। अब आइए देखते हैं असंदिग्धता क्या होती है बच्चों। असंदिग्धता में बच्चों, उत्कृष्ट लिपि में एक ध्वनि संकेत में दूसरी ध्वनि का संदेह नहीं होना चाहिए। रोमन में कुछ ध्वनियों के संकेतों में संदेह रहता है बच्चों। जैसे यू को ऊ भी पढ़ा जाता है, अगर हम उच्चारित करते हैं आ को ओ पढ़ देते हैं, ओ को आ पढ़ देते हैं, तो इसलिए रोमन में और देवनागरी लिपि में यही अंतर होता है बच्चों। तो यू को हम ऊ पढ़ देते हैं और आ भी पढ़ा जाता है, यू को आ भी और ओ भी पढ़ा जाता है, ऊ भी पढ़ा जाता है, किंतु देवनागरी में ऐसी दोषों से दूर है बच्चों, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन असंदिग्धता देवनागरी में नहीं पाया जाता। तो इसलिए विशिष्टता है बच्चों देवनागरी लिपि की अपनी। अब आइए आगे देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं कौन कौन सी बच्चों। तो देवनागरी लिपि की विशेषताओं में क्या कौन कौन से है बच्चों? देवनागरी लिपि का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है बच्चों, ये तो अपनी विशेषता है देवनागरी लिपि की बच्चों। देवनागरी लिपि के वर्षों के नाम उच्चारण के वर्णों बच्चों होगा, वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप है। देवनागरी लिपि में बच्चों, देवनागरी लिपि के प्रत्येक अक्षर सुंदर और वक्र हैं। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए केवल एक ही वर्ण होता है। इसमें समुचित पद्धति का प्रयोग होने के कारण शब्द लेखन में जगह का घेराव कम होता है। वहीं 5वें नंबर पर है, इसकी वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है बच्चों, और यह अत्यंत क्या होती है? सरल होती है। और इसकी लिखावट क्या होती है? सुगठित होती है, यानी सुंदर होती है बच्चों। इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक समान होते हैं। ये सारी देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं बच्चों, और इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है देवनागरी लिपि का। ये सारी विशेषताएं बच्चों हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए देवनागरी लिपि के दोष क्या है बच्चों, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न जब घुमा के पूछता है तो समझ में नहीं आता, दोष भी जानना जरूरी है। विकल्प में एक दे दिया कौन सा दोष है, तो आप वहाँ कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं एक एक पॉइंट आपके सामने रख रही हूँ बच्चों। देवनागरी लिपि के दोष क्या क्या होते हैं? तो देवनागरी लिपि के निम्नलिखित दोष होते हैं। जैसे पहले नंबर पे देखिए, तो इसके कुछ वर्णों के पढ़ने में भ्रम हो जाता है। जैसे ख को अगर इस रूप में हम लिखते हैं तो यहाँ पढ़ने में रव लगता है, रव भी पढ़ा जा सकता है, तो यह दोष होता बच्चों। क्या है? यह दोष है। वहीं कुछ वर्णों की तरह देवनागरी के अंक भी कई रूपों में लिखे जाते हैं, जिसमें कभी कभी छात्रों में भ्रम उत्पन्न हो जाता बच्चों। वहीं एक शब्द को लिखने हेतु कलम बार बार उठाकर लिखने के कारण शीघ्र लेखन में बाधा पहुंचती है बच्चों। देवनागरी लिपि में भी ये सब दोष पाए जाते बच्चों। वहीं देवनागरी में लिखते समय सिरोरेखा के गलत प्रयोग से धा का क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा। और भा बच्चों, धा का क्या हो जाएगा? अगर सिरोरेखा का पूरा प्रयोग कर दे तो धा को क्या पढ़ेंगे? घा पढ़ देंगे बच्चों। वही भा में अगर पूरा लगा देते तो माँ पढ़ देंगे बच्चों, माँ पढ़ देंगे।
भा का क्या हो जाता है, माँ हो जाता है, माँ। यहाँ एक गलत तरीके से हो गया है, माँ हो जाता है। ये कंफ्यूजन होता है बच्चों, तो ये दोष है सब इसके लिपि में। देवनागरी कुछ अक्षरों को एक से अधिक तरीकों से लिखा जा सकता है, जैसे अ, स्र, ध, घ, झ, रि आदि। ऐसे शब्दों को अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है बच्चों। वहीं संयुक्त अक्षरों को भी लिखने की कई पद्धतियां होती है, जैसे अक्त, अक्त, त। जैसे आधा त लगा के त हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों। ये रूप होते हैं इसके लिखने के। वहीं 7वें नंबर पर देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजन लिखने में असमानता असमानता बच्चों होती है। असमानता होती है बच्चों। देवनागरी में संयुक्त व्यंजन लिखने में असमानता होती है बच्चों। कभी कभी दूसरा व्यंजन, कभी कभी प्रथम, बच्चों कभी कभी प्रथम व्यंजन, यहाँ कभी कभी प्रथम व्यंजन और आधा दूसरा व्यंजन आधा लिखा जाता है। जैसे जैसे बच्चों क्या होता है, यहाँ मैंने आपको दिखाया कि प्रथम व्यंजन जैसे स्नान, प्रेम, कट्टा, ये सब क्या है, ये सब आधे और कभी पूरे लिखे जाते हैं। किस रूप में, हलंत लगा के रूप में बच्चों। यह बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इस तरह से हम देवनागरी लिपि के दोषों को भी जान लिए बच्चों। ये हो गई आज की क्लास बच्चों। पढ़ते रहिए, क्योंकि सब जब पूरी टॉपिक खत्म हो जाएगी। अभी तो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल देवनागरी लिपि के मतलब पीछे जाके हमने केवल थ्योरी को समझाया है। अब आगे कॉन्सेप्ट पूरे चलेंगे बच्चों, जहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कल की क्लास में पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट होगा, वहाँ अच्छे से समझना होगा आपको, क्योंकि वहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। यहाँ से तो एक दो क्वेश्चन मुश्किल से पूछे जाते हैं, चाहे अतिलघुत्तरी हो चाहे लघुत्तरी हो बच्चों। बहुविकल्पी में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। और कल की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। इसलिए उसको पढ़ना, उसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। नमस्कार बच्चों।